कल ही कर लिया था, और वो ये था कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर की केमिकल नेचर है दो तरह की, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अगर कोफैक्टर है ऑर्गेनिक तो इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और नेक्स्ट होता है कोएंजाइम। और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को कहा जाता है एक्टिवेटर। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक इन नेचर है और वो परमानेंटली और कोवेलेंटली बॉन्डेड है विद एंजाइम, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है हीम इन साइटोक्रोम। हीम इन साइटोक्रोम, ठीक है। नेक्स्ट, कोएंजाइम क्या होता है? अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक इन नेचर है और वो लूजली या टेम्परेरीली अटैच है विद एंजाइम, दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम। इसकी एग्जांपल हैं वाइटामिन हैं, या वाइटामिन से डिराइव्ड कोई सब्सटेंसेस हैं। इसी तरह से NAD है, FAD है, ये सारे के सारे क्या हैं? कोएंजाइम। और एक्टिवेटर क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, और ये भी डिटैचेबल होते हैं, मतलब कि लूजली अटैच होते हैं विद एंजाइम, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर। अब एक सवाल है कि क्या एक्टिवेटर हमेशा मेटल्स होंगे? नहीं, 100% ऐसा नहीं भी है। मिसाल के तौर पे क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो एक्टिवेटर के तौर पे हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, हालांकि वो नॉन मेटल है। लेकिन अगर FSC बुक के अंदर उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि दीज आर मेटल आयंस, या लिखा है जी यूजुअली मेटल आयंस, तो उसको आप फॉलो करेंगे। मेटल आयंस में पोटाशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, तो इस तरह की चीज़ें, जिंक, कॉपर। उसके बाद हैं फंक्शंस ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को बाइंडिंग साइट के साथ अटैच कराने में हेल्प करता है। और जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो फिर बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या हुआ? कोफैक्टर एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। और दूसरा फंक्शन ये है कि ये प्रोवाइड करता है केमिकल एनर्जी टू द एंजाइम फॉर कैटालिसिस। तो ये दो फंक्शंस होते हैं कोफैक्टर के। ठीक हो गया? ये सारा आसान है, इसे 9th में पढ़ते थे ना, ऑलमोस्ट वो है। फिर टर्म्स हैं यहाँ पे एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। देखो बच्चों, एंजाइम के ना दो पार्ट होते हैं। एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं प्रोटीन पार्ट, जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, और दूसरे का नाम है नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर, ठीक है।
अब एपोएंजाइम क्या है? एपोएंजाइम ये है कि अगर एंजाइम अकेला है विदाउट कोफैक्टर, मतलब ना कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है, ना कोई कोएंजाइम अटैच है, ना कोई एक्टिवेटर अटैच है, अकेला एंजाइम, दैट इज एपोएंजाइम। ठीक है, और एपोएंजाइम जब सिक्रीट होते हैं, जब रिलीज होते हैं, उस वक्त वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ताकि वो सेलुलर मेम्ब्रेन्स को या सेलुलर कंपोनेंट्स को डैमेज ना करें। तो जो क्या है, एपोएंजाइम जब रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेटर ऑन उनको एक्टिव किया जाता है, किसी को कोफैक्टर की हेल्प से एक्टिव किया जाता है, किसी को मीडियम की पीएच, मीडियम का टेम्परेचर, ये चीज़ें एक्टिव करती हैं, तो किसी को कोई इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिव करता है। तो बच्चे कहते हैं सर क्या फिर एपोएंजाइम जब एक्टिव हो जाते हैं तो उसके बाद इनएक्टिव होते हैं या हमेशा एक्टिव रहते हैं? और दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि आपकी एफएससी का टॉपिक नहीं है। ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखी भी हैं, ये मैं एमडी कैट के बच्चों को समझा रहा था। तो कुछ एपोएंजाइम वो हैं जब एक्टिव हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक्टिव रहते हैं, और कुछ वो होते हैं जब एक्टिव होते हैं तो अपना काम करते हैं और काम करने के बाद दोबारा इनएक्टिव हो जाते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हाँ, ये एक कंडीशन ज़रूर है कि जब वो सिक्रीट होते हैं तो हमेशा सिक्रीट इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं। तो अब बात आती है जब होलो एंजाइम की। तो होलो एंजाइम होता है बच्चों एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एंजाइम और कोफैक्टर जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम के साथ जो को फैक्टर है, बेशक प्रोस्थेटिक की फॉर्म में हो, को एंजाइम की फॉर्म में हो, एक्टिवेटर के फॉर्म में हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। जिस वक्त एंजाइम के साथ को फैक्टर आके बाइंड करेगा, दोनों के कम्प्लेक्स को आप बोलेंगे होलो एंजाइम। ठीक है, एग्जाम्पल भी दी हुई है, मिसाल के तौर पे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। इसी तरह से आप लोगों को आगे चैप्टर 4 में पढ़ाना है मैंने साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो होलो एंजाइम फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हीम होती है वो उसका परमानेंट पार्ट होती है। जो हीम होती है वो उनका परमानेंट पार्ट होती है। ठीक है, के बाद एक्टिव साइट किधर है यार? ये एक्टिव साइट है, ठहरे मैं जरा एक्टिव साइट की स्लाइड को वापस लेके आऊं। ये भी आसान सा सेगमेंट है। एक्टिव साइट को हमने कल भी डिफाइन किया था कि अ स्पेसिफिक चार्ज बेरिंग एरिया with which a substrate can bind is called active site। एक्टिव साइट के लिए हम 2-3 पॉइंट्स हैं वो पढ़ते होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि एक्टिव साइट की डेफिनेशन, जो कि हमने पढ़ दी। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं एक्टिव साइट की फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते होते हैं एक्टिव साइट की स्पेसिफिकेशन। फोर्थ पॉइंट में हम बोलते हैं एक्टिव साइट का नंबर, तादाद। और पांचवा पॉइंट हम पढ़ते हैं एक्टिव साइट के पार्ट्स या पोर्शंस। डेफिनेशन क्या थी? A specific charge bearing area on an enzyme with which a substrate can bind is called active site। is called active site।
ठीक है। नंबर 2, फॉर्मेशन कब होती है? जब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन अवेल करती है टर्शरी स्ट्रक्चर। जब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन अवेल करती है टर्शरी स्ट्रक्चर एंड ग्लोबुलर शेप, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट की स्पेसिफिकेशन होती है कि वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है, और एक्टिव साइट की जो स्पेसिफिसिटी है वो डिपेंड करती है कि सबस्ट्रेट का साइज एक्टिव साइट के मुताबिक हो, सबस्ट्रेट की शेप एक्टिव साइट के मुताबिक हो, और सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्ज है वो एक्टिव साइट के मुताबिक हो। साइज, शेप एंड चार्ज। तो अगर वो कंपेटिबल हैं तीनों चीज़ें विद एक्टिव साइट तो सबस्ट्रेट इजीली बाइंड कर जाएगा, और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कंपेटिबल ना हुई तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद नंबर, एक्टिव साइट की तादाद डिफरेंट है। कुछ एंजाइम वो हैं जिन पे एक ही एक्टिव साइट होती है, कुछ एंजाइम्स पे 2 एक्टिव साइट होती हैं, कहीं पे 3 होती हैं, कहीं पे 4, मतलब कि एक से ज़्यादा भी होती हैं, एक भी होती है और कहीं पे एक से ज़्यादा भी होती है। उसके बाद है पोर्शन। एक्टिव साइट के 2 पोर्शन होते हैं, एक को बोलते हैं बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग पोर्शन, और दूसरे का नाम होता है कैटालिटिक साइट या कैटालिटिक पोर्शन। बाइंडिंग साइट क्या करती है? सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, फिर अपने साथ अटैच करती है और उसको होल्ड करके रखती है जब तक कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। क्या करती है? सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, फिर अपने साथ अटैच करती है और तब तक होल्ड करके रखती है जब तक कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और कैटालिटिक साइट क्या करती है? सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है इनटू प्रोडक्ट्स, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है इनटू प्रोडक्ट्स। अब याद है मैंने फंक्शन बढ़ाए थे कोफैक्टर के कि वो ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है। तो जब वो ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त वो एक्चुअली हेल्प कर रहा होता है बाइंडिंग साइट को, और जिस वक्त वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है तो उस वक्त वो हेल्प कर रहा होता है कैटालिटिक साइट को। ठीक है। फिर यहाँ पे एक टर्म आई है एलोस्टीरिक साइट। एलोस्टीरिक साइट, एलोस्टीरिक साइट जो होती है ये होती है अ साइट ऑन एन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, और ये साइट होती है हमेशा बाइंडिंग साइट। इसका कैटालिटिक पार्ट नहीं होता, सिर्फ बाइंडिंग करती है। इसलिए हमेशा डेफिनेशन में लिखा होता है बाइंडिंग साइट ऑन एन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। मतलब ये हुआ कि एक्टिव साइट के लिए कंडीशन है कि उसकी बाइंडिंग साइट भी होगी और कैटालिटिक साइट भी होगी, जबकि एलोस्टीरिक साइट जो होगी सिर्फ और सिर्फ जो बाइंडिंग साइट होती है एक्टिव साइट के अलावा, उसको कहा जाता है एलोस्टीरिक साइट। ठीक है। बाकी ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन है, आपकी बुक में गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर तहरीर भी लिखी हुई है, बड़े मज़े की बात है, इसको आप पढ़ लेना बाद में, लेकिन अभी समझें। ये 2 टर्म्स यहाँ पे मैंने खुद से लिखी हुई हैं, एक टर्म है मेटाबॉलिज्म, एक टर्म है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? chemical activities taking place in biological system is called metabolism. Chemical activities taking place in a biological system is called metabolism. लेकिन अगर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अगर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हों सीरीज में, सीरीज में मल्टीपल स्टेप्स में, सीरीज में, उसको फिर कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। अच्छा, अब
एक सीरीज ऑफ रिएक्शन नीचे लिखा हो, इसको समझें। फर्ज करो ये है कोई इनिशियल सबस्ट्रेट, इनिशियल सबस्ट्रेट का नाम है सबस्ट्रेट ए। उसके साथ रिएक्ट किया एंजाइम 1 ने और वो बन गया बी प्रोडक्ट। फिर बी जो है इसको डिटेक्ट किया एंजाइम 2 ने एज अ सबस्ट्रेट और कन्वर्ट किया प्रोडक्ट सी में। फिर सी को आइडेंटिफाई किया एंजाइम 3 ने, कन्वर्ट किया प्रोडक्ट डी में। डी के साथ रिएक्ट किया एंजाइम 4 ने और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है पी। अब सवाल है कि क्या किसी एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो उसी एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट हो सकता है? देखिए आम तौर पे तो ऐसा नहीं है। जो एंजाइम का प्रोडक्ट होता है वो फिर किसी और एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है, अपने लिए नहीं होता। आम तौर पे तो ये होता है, लेकिन काफ़ी सारे एंजाइम वो भी हैं जिनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा सबस्ट्रेट होते हैं अपने लिए। उसकी बेहतरीन एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अब ऐसा है बच्चों कि यूं सीरीज में रिएक्शन होते चले जाते हैं और ये फर्ज करो एक प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट क्या करता है, अपने इस पूरे पाथवे में किसी ना किसी एंजाइम के लिए इनहिबिटर होता है। अब जरूरी नहीं है वो पहला एंजाइम हो, वो दूसरे स्टेप का हो सकता है, चौथे का हो सकता है, 8वें का हो सकता है, 10वें का हो सकता है, 9वें का हो सकता है, डिपेंड। ठीक है, मैंने यहाँ पहले का दिखाया कि उसको स्टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो हमेशा पहले एंजाइम को रोकेगा। नो, वो उस पाथवे में किसी जगह पे भी किसी एंजाइम को रोकने की सलाहियत रखता है। फिर एक सवाल है, क्या जितने एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो सब ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो है तो हम उसको पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो उस पाथवे के किसी भी स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करके उस एंजाइम को रोकने की सलाहियत रखता है। तो उस एंजाइम को हम बोल देते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम। फर्ज करें ये प्रोडक्ट बना पी। ये प्रोडक्ट पी क्या करता है, एंजाइम 1 को आके स्टॉप कर देता है। अब जब एंजाइम स्टॉप हो जाएगा तो अब ये सबस्ट्रेट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन, या इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक इनहिबिशन। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट सेल में यूज होता जाएगा और इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी तो एंजाइम से भी ये क्या कर जाएगा, डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा। एंजाइम दोबारा एक्टिव हो जाएगा और सबस्ट्रेट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स और ये पाथवे चल पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रीकर्सर स्टिमुलेशन। प्रीकर्सर बोलते हैं इनिशियल सबस्ट्रेट, दूसरों को बनाने वाला। ठीक है, अब एक तो मैंने जर्नल एग्जांपल समझाई है, एक आपकी बॉडी के अंदर जो हो रही है वो मिसाल देता हूँ। ये देखें जरा समझना, ये एंजाइम है बच्चों, मैंने ई लिखा हुआ है। इस एंजाइम का नाम है थ्रायोनिन डीएमिनेज। इसका जेन्युइन सबस्ट्रेट है थ्रायोनिन। थ्रायोनिन आके एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है, इंटरमीडिएट 1 बनता है। नेक्स्ट एंजाइम रिएक्ट करता है, इंटरमीडिएट बी, फिर सी, फिर डी, और फाइनली ये बन गया जी एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट का नाम क्या है, आइसोलियोसिन। आइसोलियोसिन।
ठीक है, आइसोलियोसिन। अब ये एंड प्रोडक्ट है, बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है नॉर्मली, लेकिन ये एंड प्रोडक्ट क्या करता है, इसी एंजाइम को स्टॉप भी कर देता है। मिसाल के तौर पे ये जाके इनिशियल एंजाइम के साथ एलोस्टीरिक साइट पे बाइंड कर गया है, और जब बाइंड कर गया है तो इसने एंजाइम की शेप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। जब शेप डिस्टर्ब हुई है तो ये देखें एक्टिव साइट छोटी सी हो गई है। अब जब एक्टिव साइट का साइज चेंज हो गया है तो थ्रायोनीन उसके साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, ओरिजिनल सबस्ट्रेट जो है, जो इनिशियल सबस्ट्रेट है, जेन्युइन सबस्ट्रेट है, वो बाइंड नहीं कर पा रहा, तो प्रोसेस रुका हुआ है। हाँ, लेकिन जब ये आइसोल्यूसिन सेल में इस्तेमाल होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, तो ये यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डिटैच, अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो एंजाइम दोबारा अपनी एक्टिव साइट की शेप ठीक कर लेगा और फिर से दोबारा प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो जब ये रोक रहा था तो ये है फीडबैक इनहिबिशन, लेकिन जब ये हट गया यहाँ से, एंजाइम एक्टिव हो गया है, दैट इज प्रीकर्सर स्टिमुलेशन। प्रीकर्सर स्टिमुलेशन। ठीक हो गया जी। लॉक एंड की मॉडल, ये छोटे छोटे दो मॉडल हैं, इनको सुन लें। लॉक एंड की मॉडल, ये प्रपोज किया था एम.एल. फिशर ने 1890 में। बाकी बुक में देख लेना, आपकी बुक में अगर कोई और डेट लिखी हुई है तो। और इसने कहा था कि जब कोई एंजाइम, नहीं, इसने कहा था कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक स्पेसिफिक चाबी होती है स्पेसिफिक लॉक के लिए। और फिर इसने ये कहा कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, लेकिन ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिएक्शन एक्टिव साइट में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। एक्टिव साइट में किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्टिव साइट का जो बिहेवियर है वो रिजिड है, रिजिड बिहेवियर है। क्या कहा कि there are specific substrate which can bind with a specific active site, and when it binds with active site is converted into products, and during and after reaction no change in active site. It means active site is a rigid structure. अब जो इसने बात की, ये बात ठीक थी, बहुत सारे एंजाइम बिल्कुल इसी मॉडल को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया पूरी तरह क्योंकि ये तमाम एंजाइम इसको फॉलो नहीं करते। कुछ करते हैं लेकिन सारे एंजाइम फॉलो नहीं करते, और जो एंजाइम इसको फॉलो करते हैं उनको नाम दे दिया नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, ये देखें मिसाल के तौर पे ये एंजाइम है डायग्राम में, इसकी एक्टिव साइट की शेप देखें, ये है, सबस्ट्रेट आके बाइंड कर गया, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, प्रोडक्ट्स बन गए, और एक्टिव साइट देखें एज इट इज है, कोई चेंज नहीं आई। अब मैंने ये कहा काफ़ी सारे एंजाइम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन तमाम एंजाइम फॉलो नहीं करते। नहीं, ये और है, वो और है, वो और है, ये और है। नेक्स्ट देखें इंड्यूस फिट मॉडल। इसने क्या कहा, ये डैनियल कोशलैंड ने प्रपोज किया था, और डैनियल कोशलैंड ने कहा कि जब कोई सबस्ट्रेट बाइंड करता है विद एक्टिव साइट,
तो एंजाइम कैन ब्रिंग चेंजेस इन इट्स एक्टिव साइट, मतलब एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर सकता है। इसने कंडीशन नहीं लगाई कि नहीं करता या लाजमी करता है, इसने क्या कर सकता है। और एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को थोड़ा सा चेंज इसलिए करता है ताकि वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी वेल एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। तो ये बात तमाम एंजाइम फॉलो करते हैं, जो एक्टिव साइट को चेंज नहीं करते वो भी फॉलो करते हैं, जो चेंज कर रहे हैं वो भी फॉलो करते हैं। तो इसने फ्लेक्सिबल एक मॉडल प्रपोज किया, एंजाइम कैन चेंज इट्स एक्टिव साइट, कर सकता है, ना भी करे कोई मसला नहीं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके मुताबिक एक्टिव साइट का बिहेवियर जो होता है वो फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बिहेव करती है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। अब इसकी एंजाइम को देखें, यहाँ पे जो एक्टिव साइट है इतनी बड़ी है यहाँ से, और जो सबस्ट्रेट आ रहा है उसका बाइंडिंग पार्ट छोटा है। तो सब एंजाइम क्या कर रहा है, अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर देता है। देखें, छोटी कर दी, एक्टिव साइट की शेप यूं कर दी, और अब सबस्ट्रेट आके बाइंड कर गए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंजाइम्स कैन चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट, कर भी सकते हैं नहीं भी करते, ये मॉडल एक्सेप्टेबल है जी। बाकी जो पार्ट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है जी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, जिसमें हमने एक्टिव साइट का पढ़ा, को फैक्टर्स की डिटेल पढ़ी, उसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके दो मॉडल पढ़े। और एथेंजाइम जो लॉक एंड क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, दोज आर कॉल्ड रेगुलेटरी एंजाइम। रेगुलेटरी एंजाइम, एक टर्म और लिखी हुई है बुक में, सिर्फ उसको सुन लो, और वो टर्म लिखी हुई है एब्सोल्यूट एंजाइम। एब्सोल्यूट एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सिंगल सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, बस। एंजाइम्स विच आर स्पेसिफिक ओनली फॉर सिंगल सबस्ट्रेट। वो एक्टिव साइड में चेंज लाते हैं नहीं लाते, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो होते सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। जैसे यूरिएज है, आर्जिनेज, माल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज, ये सब क्या होते हैं, सिंगल सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो मैंने भी तो यही बोला है, मैंने गलत तो नहीं बोला। जो बच्चे ने भेजा लॉक एंड की मॉडल, मैंने भी कहा है कि फॉलो करते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम फॉलो करते हैं, लेकिन तमाम एंजाइम फॉलो नहीं करते, तमाम एंजाइम फॉलो नहीं करते जी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो बाकी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला कल। और जिन बच्चों ने इनरोलमेंट्स करानी है फ़िज़िकल लाइव क्लासेस के लिए, तो वो जाके इनरोलमेंट्स करवा लें। इस इंतज़ार में ना बैठे रहना कि मंडे को जाएंगे तो करवा लेंगे, उस वक्त हो सकता है आपको ऑफिस वाले वापस भेज दें। आपका एडमिशन तो कर लें लेकिन वापस भेज देंगे, मंडे की क्लास आपको ज्वाइन ही ना करने दें। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जितने बच्चे संडे तक इनरोल हो चुके होंगे उनके मुताबिक क्लासरूम्स के अंदर सिटिंग प्लान देना है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो SOPs हैं हमने वो फॉलो करने हैं। तो अगर क्लास में जगह ही ना हुई, आपका अरेंजमेंट ना किया गया हुआ, तो फिलहाल आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, फिर अगले दिन जगह दी जाएगी। इसलिए जिन्होंने मंडे से लाजमी पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो वो अपनी इनरोलमेंट बेशक कल जाके करवा लें या इवन के संडे को जाके करवा लें, इवन के मंडे को भी सुबह के टाइम जाके करवा लें 11-12 बजे। तो इसका ख्याल रखना, ये ना हो बिल्कुल एंड टाइम पे शाम को अकेडमी टाइम पे पहुँचें और आप कहें जी मुझे क्लास में जाना है। उस टाइम फिर बाज़ औक़ात बच्चे भी मिसबिहेव कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनके वालिदैन भी रूड हो जाते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चीज़ें होती हैं, उसके मुताबिक हमें देखना चाहिए। आपके पास अभी टाइम है, आप उनके पास जाएं ताकि वो भी रिलैक्स हो के आपके लिए चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।